हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप लोग की जो फरवरी में बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उससे पहले आप लोग के स्कूलों में प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। और जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपका प्री बोर्ड का पेपर ला चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो हिंदी का बोर्ड परीक्षा आप लोग का जो 2024 होने वाली है, उससे पहले ये प्री बोर्ड का पेपर है। आपके स्कूलों में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। चलो इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप खंड अ के अंतर्गत जानते हो कि 20 एमसीक्यू आएगा। तो सबसे पहले 20 एमसीक्यू को जो एमआर बेस्ड है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, खंड काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे लगातार आप सबके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। देखो, ये आप लोग का एकदम नए पैटर्न पे आप लोग देख सकते हो, एकदम नए पैटर्न पे बेस्ट पेपर है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये अंत में आपका एक टॉपिक जुड़ा है, पत्र लेखन। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पत्र लेखन से भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न ऐड यहाँ पे किया गया है। सब सारा का सारा एकदम नए पैटर्न पे है आपका। ऐसा ही बिल्कुल फरवरी में जो 22 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसमें भी ऐसा ही बिल्कुल पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें से सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी टकराएंगे। तो ये आपका प्री बोर्ड के लिए तो है ही पेपर, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। हमें बताना है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, या फिर आत्मकथा, या फिर निबंध। सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नाटक। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक विधा की रचना है। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि मकरंद बिंदु, जी हाँ मेरे दोस्त, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी। और देखो यार, जो ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपका ये ओरिजिनल एकदम पेपर है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसी को झूठ मूठ का प्री बोर्ड का पेपर बताकर, बोर्ड का वायरल मॉडल पेपर बताकर और आपको बता रहे हैं। और इधर जो ये नए पैटर्न पे चीज़ें ऐड हुई है, जैसे एमसीक्यू में आप लोग जानते हो कि यहाँ पे नया मतलब पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे विकारी और अविकारी शब्द से प्रश्न, वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो इन प्रश्नों की जगह पे जो ओल्ड पैटर्न है यहाँ पे, जैसे आपका शब्द रूप, वो मतलब उसको ही बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है भाई। वो शब्द रूप आपके एग्जाम में नहीं आएगा, धातु रूप यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये न्यू पैटर्न पे आपका पेपर है। और जितने भी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस पेपर को मैंने हिंदी वाले सेक्शन में, लक्ष्य बैच में हिंदी वाले पेपर सेक्शन में इसको डाल दिया है। आप जाकर इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी डाल दिया है, जैसे हर पेपर का सॉल्यूशन डालता हूँ। ऑब्जेक्टिव यानी जो एमसीक्यू है उसका तो सॉल्यूशन है ही, साथ में जो आपका संदर्भ व्याख्या वाला संबंधित प्रश्न है, ठीक है, वो भी पूरा का पूरा डिटेल्ड में सॉल्व है। अगर आप भी लक्ष्य बैच अगर नहीं जानते लक्ष्य बैच के तो बारे में, आपको इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद आगे मैं चलता हूं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप देख सकते हो, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। देखो, अभी लक्ष्य बैच पे आपका 33% ऑफ चल रहा है। 299 रुपए का कोर्स आपको मात्र 199 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो आपका और कोर्सेज में जाओगे क्लास 10th में, तो यहाँ लक्ष्य बैच आपको 199 रुपए मिल जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर पेमेंट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो ये QR कोड दिख रहा है इस पे आप पेमेंट कर और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दोगे पेमेंट का, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ से आप सैंपल भी देख सकते हो पूरा का पूरा। इसमें आपको सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जो बोर्ड द्वारा जारी है मॉडल पेपर उसका सॉल्यूशन, और ऐसे वायरल पेपर का भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। और वीडियो के साथ PDF भी मिलेगा, और साइड में आपको टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये है हम लोग का पूरा पूरा लक्ष्य बैच। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 199 रुपये में मिल रहा है, 299 रुपये का। तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हो और मात्र 1 महीने में अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़कर एकदम 80 से 90% मार्क ला सकते हो। तो चलो यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत हुआ लक्ष्य बैच के बारे में। तो लक्ष्य बैच के जितने भी स्टूडेंट है, आपको ये पेपर मिल जाएगा भाई लक्ष्य बैच में भी। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? यहाँ हमें ऑप्शन दिया है इस बगल। चलो इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे।
ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, रामधारी सिंह दिनकर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर कि शुक्ल युग की समय सीमा है, समय सीमा या समय अवधि भी कहा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है भाई? 1919 से 1918 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक, या फिर वही वही यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है। ठीक है, या फिर 1947 से अब तक। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा, प्रश्न संख्या जो 4 है ना, इसके लिए आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 19 से यहाँ पे 39 होगा। ठीक है, 38 यहाँ पे डाला गया है, ये गलत डाला गया है। ठीक है, ऑप्शन गलत डाला गया है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान हमें बताना है कि किस युग का उपन्यास है भाई। आधुनिक युग का, शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, या फिर द्विवेदी युग का। देखो गोदान को सबसे पहले किसने लिखा है? तो प्रेमचंद जी ने लिखा है, और यह उपन्यास विधा की रचना है। और यह किस युग की रचना है? तो शुक्ल युग की, क्योंकि वो शुक्ल युगीन लेखक है प्रेमचंद जी। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग का ना आप याद रखना, मतलब क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 5वें के बाद 6 नंबर। यह क्या है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओके, रीतिकाल को स्वर्ण काल के उद्भव काल, या फिर संक्रांति काल, या फिर श्रृंगार भाई, श्रृंगार काल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। ठीक, चलो इसके रीतिकालीन कवियों में मतिराम भूषण काफी फेमस है। अगला 7वां क्वेश्चन देखो, अर्धनारीश्वर के रचयिता है, हमें अर्धनारीश्वर के रचयिता का नाम बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या फिर तुलसीदास। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 7 है। देखो भाई, इसके लिए सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, बी वाला इसके लिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 है, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलती ठहराएंगे, क्यों? क्योंकि देखो अर्धनारीश्वर नाम से ना 2 रचना है। अर्धनारीश्वर ये यहाँ पे ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर एक निबंध विधा की रचना है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और एक अर्धनारीश्वर आई थिंक मतलब उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ठीक है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, तो इसलिए बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो आप याद रखना, अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। और एक अर्धनारीश्वर नाम से एक दूसरी भी रचना है, वो मतलब रचना है उपन्यास विधा की, और उसको लिखा है किसने? तो उसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। तो इन दोनों कंफ्यूजन में, मतलब इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। जो एक लड़का याद करा रहेगा केवल विष्णु प्रभाकर को, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 7वें के बाद 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है, हमें बताना है कौन सी नहीं है। आंसू, लहर, झरना, फिर यामा। तो देखो यामा ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है भाई। तो यहाँ पे जो नहीं है उसको छाटना, तो ये नहीं है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न 9 नंबर देख सकते हो कि केशव दास की रचना है। हमें केशव दास की रचना का यहाँ नाम बताना है प्रश्न संख्या 9 में। तो भाई रामचंद्रिका, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका केशव दास की एक काफ़ी फेमस रचना है। अगला देख सकते हो प्रश्न संख्या 10 कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें से अष्टछाप के कवि नहीं है, हमें बताना है प्रश्न संख्या 10 में। ठीक, नंददास, सूरदास, या छित स्वामी, या भिखारी दास। सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भिखारी दास। और अष्टछाप के प्रमुख, सबसे प्रमुख कवि या सबसे विख्यात कवि आपके सूरदास है भाई। तो ये भी आप लोग याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। इसमें हमें हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है, तो वो हो जाएगा हास। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 12। यह क्या है कि सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? ओके, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हमें बताना है। 10, 11, 12 या फिर 13। तो देखो सोठा के प्रथम, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो प्रथम देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो पहले और तीसरे यानी जो विषम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती है, और दूसरा और जो चौथा चरण होता है यानी सम चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती है। तो सोठा के प्रथम चरण में मात्रा पूछ रहा है, तो वो 11 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, या फिर तीसरे भी चरण में पूछता तो 11 होता, अगर दूसरे या चौथे में पूछता तो वहां पे 13 होता। क्लियर? चलो, तो और सोठा में आप याद रखना 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। कितनी बार मैं आपको कितनी बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं भाई। इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, ये वाला।
उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की अनादि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनादि शब्द में हमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। देखो अनादि यानी अन प्लस आदि, ये क्या क्या होगा, अन प्लस आदि। ठीक, तो इसमें ये अन, ये वाला आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 15 की नवरत्न में समास है। भाई नवरत्न, ये नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। अब देखो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है नवरत्न से, और जहाँ संख्या का बोध होता है वहाँ आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा समास होता है भाई, द्विगु समास होता है। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 16 देख लेते हैं। भाई यहाँ पे अच्छी शब्द का तद्भव रूप बताना है। अच्छी शब्द का तद्भव रूप बताना है तो वो आपका आंख हो जाएगा, सिंपल। चलो अगला प्रश्न है 17 नंबर की तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। देखो यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि हाँ आप बोल रहे थे कि शब्द रूप नहीं आएगा, तो ये शब्द रूप नहीं है। देखो तद मीन्स क्या होता है, वह। देखो दो चीजें, तद मीन्स वह और एक युष्मद मीन्स तुम, ये सर्वनाम है भाई। और सर्वनाम में कई सर्वनाम है, लेकिन इन्हीं दो सर्वनामों का, तद का और युष्मद का रूप आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों का रूप आपके मतलब एग्जाम में आएगा। जैसे तद का मतलब स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप यहाँ पूछ दिया तो इनका रूप आएगा। इसके अलावा जैसे आपका मधु का था या फिर लता का था, बालक का था, वो सब अब नहीं आएगा। क्लियर, तो चलो यहाँ तद शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन हमें रूप बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और आपका ऑप्शन देख सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, ताभ्य, ताभी, तसाम या फिर तासु। तो सही ऑप्शन इस 17 का आपका डी वाला हो जाएगा, आपका तासु। ठीक, चलो भाई उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये आपके ये नए पैटर्न पे जो आधारित प्रश्न है वो है यहाँ पे, तो चलो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो अब हम इन प्रश्नों को कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 17 के बाद जो 18 नंबर प्रश्न है वो क्या है कि वाक्य का वर्गीकरण डॉट 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 आधारों पर किया जाता है। और यहाँ पे दिया है कि 3, 2, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो वाक्यों का वर्गीकरण है ना, ये आपका वाक्य का स्वरूप, जो नया टॉपिक जुड़ा है ना, वाक्य का स्वरूप, उससे संबंधित प्रश्न है भाई। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है निम्न दो आधारों पे किया जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। क्लियर है, अर्थ के आधार पे अगर पूछे कि अर्थ के आधार पे वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकारों में बांटा गया है। और वहीं अगर रचना के आधार पे पूछे, रचना के आधार पे, तो आपका 3 आपका उत्तर होगा। तो मैंने ये जो 3 चीजें बताई हैं, देखना आपके एग्जाम में 7 सेट होते हैं आपके। ठीक है, जो मेन बोर्ड परीक्षा होगा उसमें 7 सेट होते हैं, और 7 सेटों में ये जो अभी 3 मैंने चीजें बताई हैं वो टपकेंगे। ठीक है, आपका पूछेगा कि वाक्यों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, कितने आधार पे, तो 2 आधारों पे। ठीक है, एक रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। क्लियर, और रचना के आधार पे आपका मतलब कितने वाक्यों के प्रकार हैं, तो 3 हैं। और अर्थ के आधार पे वाक्यों के कितने प्रकार हैं या भेद हैं, तो वो 8 हैं। क्लियर, तो अर्थ के आधार पे 8, रचना के आधार पे 3, आप लोग याद रखना। चलो आगे, बाकी ये वाक्य का स्वरूप मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये टॉपिक आप जाकर पढ़ लेना, इससे ये आपका 1 मार्क फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि वाच्य का भेद नहीं है। हमें बताना है कि इसमें वाच्य का भेद नहीं है। सबसे पहले तो आपका वाच्य के कितने भेद हैं, तो भाई वाच्य के कुल 3 भेद हैं। क्लियर, और वो कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे दे भी दी है, कर्तृवाच्य भी है, कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है, तो ये तीनों हैं। अब देखो इसमें नहीं है वो छांटना था, तो भाई ये तीनों तो हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ठीक, चलो क्योंकि इसमें से वाच्य का भेद नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि विकारी पदों की संख्या है। भाई विकारी पदों की हमें संख्या बतानी है। देखो 2 शब्द है भाई, एक आपका विकारी शब्द या विकारी पद जिसको बोलते हो, और एक अविकारी पद। ठीक है, तो विकारी पदों की संख्या, तो विकारी पदों की संख्या आप लोग याद रखना 4 है। ठीक, जिसमें आपका संज्ञा, जिनका आपका रूप बदलता रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपकी 4 चीजें आ जाएंगी इसमें विकारी पदों के अंतर्गत। चलो भाई, तो ये रहे हम लोग के 20 एमसीक्यू। हमने 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 मार्क के, यानी जिसको वर्णनात्मक प्रश्न कहा जा रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो सबसे इसमें पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। ठीक है, आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हो खंड ख के अंतर्गत। ठीक है,
इसको देख सकते हो, वर्णनात्मक प्रश्न। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, पहला प्रश्न आपका गद्यांश संबंधित रहेगा। इसमें दो गद्यांश दे रहेंगे, एक ऊपर दिया रहेगा अथवा कर यहाँ पे एक नीचे दिया रहेगा, और दोनों से रिलेटेड तीन तीन थे प्रश्न पूछा रहेगा। प्रत्येक प्रश्न दो दो मार्क का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी प्रश्न दो दो मार्क का होगा। अब इसमें से आप ये वाला गद्यांश करो, ये वाला करो, ऊपर वाला ये नीचे वाला, आपका मन। एग्जाम में कोई एक करना होगा, चलो हम मैं दोनों आपको बताता हूँ। देखो यह क्या है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता। यहाँ पहले ही वर्ड से आपका पता चल गया, ये आपका ईर्ष्या तू न गई जो आपका चैप्टर है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उसी से ये गद्यांश लिया गया है। तो सिंपल, अब इसका पहला प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका पाठ का मालूम चल गया, लेखक का नाम मालूम चल गया, तो आराम से इसका संदर्भ लिख सकते हो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आप भाई इसकी व्याख्या करते रहना। बाकी अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो अच्छे से मैंने संदर्भ व्याख्या लिखकर वहाँ पे ऐड कर दिया है। हिंदी वाले सेक्शन में वायरल मॉडल पेपर में आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से करते रहना। बाकी आप खोज कर इसका अगर नहीं जुड़ना चाहते हो लक्ष्य बैच से तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आप करते रहना। बाकी मैं बता दिया। और ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, इसको पढ़ोगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मैं आपको बता दिया, आगे चलता हूँ। अगला देखो, ये विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है। यहाँ पे देखो मित्र आ गया, तो आपका यहीं से आपका मित्रता चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, आपके मित्रता चैप्टर से ये लिया गया है, यहीं से पकड़ में आ गया। ठीक है, आगे भी इसको आप मतलब पढ़ोगे तो आपके पकड़ में आ जाएगा। तो सब अब मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है भाई, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सिंपल, अब इसका संदर्भ आप लोग लिख दो। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहना कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। आप अपने हिसाब से बनाकर लिखते रहना कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से या प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता और परख होती है। तो इसमें लिख दो कि एक सच्चा मित्र वही होता है जिसमें एक वैद्य की तरह, या कह सकते हो कि एक डॉक्टर की तरह हमारे गुण और अगुणों को पकड़ने की निपुणता होती है। ऐसे लिख सकते हो अपने मन से बना बनाकर। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, तो आप पढ़ोगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल, आप दोनों में से कोई एक करो, मैंने दोनों आपको बता दिया। चलो यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो अगला प्रश्न जो रहेगा इसमें, वो आपका पद्यांशों से संबंधित रहेगा। यानी यहाँ पे आपका एक मतलब जैसे ये दिया था दो पद्यांश, यहाँ पे भी दो पद्यांश दिया रहेगा। देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, जैसे मानुष हो तो वही रसखानी। यहाँ पे देखो आपका रसखानी आ गया। ठीक, बसउ ब्रज ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरुनीत अंध धेनु मझारन। अब देखो यहीं से आपका मालूम चल गया भाई। ठीक है, आपको देखो यहाँ यहीं से आपको मालूम चल गया भाई, रसखानी यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रसखान जी द्वारा लिखित आपका चैप्टर होगा कोई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रसखान आ रहा है, तो जी हाँ मेरे दोस्त, आपके रसखान के सवये सवये नामक चैप्टर है। ठीक है, उसी से ये लिया गया है। ठीक, तो सिंपल, अब इसका मतलब इस पद्यांश का आप संदर्भ लिखते रहना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। इसमें रचयिता लिखा जाता है और यहाँ मतलब गद्य में लेखक लिखा जाता है। सिंपल सा है। और मानुष हो तो वही खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब वही मतलब इसमें श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं रसखान जी की, अगर मैं मनुष्य हूँ मतलब मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मतलब उन्हें मतलब ब्रज गोकुल के गांव के मतलब गांव में निवास करूँ, जहाँ ब्रज उसी ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं जहां मतलब आप रहते थे। ऐसे आप लिख दो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरु नित्यानंद की धेनु, और जब पशु हो जाओ तो उसमें कहाँ मेरा बस है भाई चरु नित्यानंद धेनु की बाजार, मतलब आपकी मतलब गायों के बीच नंद की गायों के बीच चरू, यानी नंद जो उनके पिता थे कृष्ण जी की। सिंपल, आप बना बना कर लिखते रहे ना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। अब देखो इसमें अथवा भी एक रहेगा, अथवा कर कर यहाँ पे और देखो यहाँ पे एक प्रश्न है इसमें थर्ड वाला, पद्यांश का आप संदर्भ व्याख्या तो कर ही लोगे। कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखो क बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सिंपल। अब देखो उसके बाद अथवा वाला है, ये अथवा वाला आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी, सारे सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी
चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ पे देखो ये आपका ना ये झांसी की रानी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। झांसी की रानी के बारे में ये लिखा गया है पंक्तियाँ कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, ठीक। अब देखो तो इसको किसने लिखा है भाई, तो ये आपका ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है इसको, ठीक। तो आपका मतलब कवित्री का नाम मालूम चल गया। और आपका कौन सा चैप्टर है, तो आपका चैप्टर है झांसी की रानी की समाधि पर। तो सिंपल, अब इसका आप चाहो तो संदर्भ लिख सकते हो और निम्न पद्यांश का व्याख्या करते रहना, इसका अर्थ जानना पड़ेगा तो आप व्याख्या कर दोगे। और इसमें कवित्री ने किसकी वीरता और बलिदान की गौर गाथा मतलब गान किया है, तो सिंपल झांसी की रानी का कवित्री ने झांसी की रानी की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। सिंपल आप लिख दो, यहाँ से आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो दोनों पद्यांश में से कोई एक आपको पद्यांश करना होगा, मैं यहाँ दोनों को बता दिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप जानते हो कि संस्कृत आपका यहाँ पे गद्यांश रहेगा 2, उसमें से किसी एक का आपको क्या रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में आपका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इसका अर्थ ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिखते रहना है। इसमें संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। तो संदर्भ इसका लिख दोगे तो उसका आपको कितना मार्क मिलेगा भाई, तो उसका आपको मिल जाएगा 2 मार्क। और इसका हिंदी अर्थ लिख दोगे यानी वही हिंदी अनुवाद कर दोगे तो उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो अथवा में जो है ये नीचे इसको भी कर लो। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ये आपकी भारतीय संस्कृति से है, कई बार इसको भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। देखो 3 चैप्टर से आपका भारतीय संस्कृति, वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीण, इन 3 चैप्टर से यहाँ पे निश्चित है आता ही आता है, ठीक है, हर एक पेपर सेट में। तो इन तीनों चैप्टर का यहाँ पे गद्यांश आप क्लियर कर लेना। चलो, तो ये आपका ये भी हो गया भारतीय संस्कृति आपका जो चैप्टर है हिंदी में पीछे संस्कृत परिचय क्या मैं उससे ये लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 भी क्लियर भाई। तो चलो अब आगे चलते हैं, इसका आप हिंदी संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते रहना भाई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिंदी में जो श्लोक है या जो पद्यांश है, ठीक है, वो यहाँ पे 2 पद्यांश रहेंगे, दोनों में से किसी एक का, देखो यहाँ पे दिया है और अथवा कर एक उस बगल है, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो देखो ये है ना, ये जो किंचित एक पदम धर्म्य किंचित एक पदम यसा, ओके। ये देखो ये 4 लाइन का है, आपके एग्जाम में यहाँ से ये 2 लाइन का भी दे सकता है, ठीक है, और यहाँ से ये 2 लाइन का भी दे सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। आपका ये तो आपका यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो बातचीत होती है ना, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच, उसी का ये मतलब वर्णन है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यक्ष के द्वारा कि एकमात्र धर्म क्या है, किंचित एक पदम यशम, यसा यानी एकमात्र यश क्या है, ठीक है, किंचित एक पदम स्वर्गम यानी मतलब एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, किंचित एक पदम सुखम यानी एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि एकमात्र सुख दिलाने वाला क्या है, ठीक है, या एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर यहाँ पे उत्तर देते हैं कि दाक्ष्यम एकम पदम धर्म, यानी वही दक्षता यानी योग्यता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशा यानी दान जो है वही क्या है, एक मात्र धर्म, एक तरह से धर्म है, एक तरह से कह सकते हैं। दानम एक पदम नहीं यश है, यहाँ पे यश है ना, तो यश है, दान ही क्या है, एक प्रकार का यश है या एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम, यानी यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो सत्य एक मार्ग मतलब स्वर्ग दिलाने का रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि सदाचार एकमात्र सुख है। तो ये पूरा इसका अर्थ है। आपके एग्जाम में 4 लाइन भी दे सकता है या 2 लाइन आपका दे सकता है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ये आपका जो आपका जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है ना भाई, उससे आपका ये लिया गया है, ठीक। तो जीवन सूत्राणी से लिया गया है आपका। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिखते रहना। आप हिंदी अनुवाद तो लगभग मैंने बता ही दिया, आप देख लेना, अच्छे से क्लियर भी कर लेना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है अथवा वाला, मरणमंगलम यत्र विभूचिस विभूषणम कौपियन यत्र कौश्यम सा काशिकेन मियते, ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उसमें से है। तो सिंपल इसका आप हिंदी अनुवाद करते रहना और संदर्भ लिखते रहना। बाकी अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला हम लोग का 5वां प्रश्न है, ये आपका संदर्भ मतलब संदर्भ व्याख्या से संबंधित नहीं होगा, ये आपका खंडकाव्य है। खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो यहाँ हर जिले का मतलब खंडकाव्य दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें से खोज लो कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, और उसमें मान लो जय सुभाष आता है, तो यहाँ देखो जय सुभाष से रिलेटेड 2 आपका है, तो इसमें से आपको कोई एक का उत्तर देना है दोनों में से। आप में मेवाड़ मुकुट आता है आपके जिले में, तो मेवाड़ मुकुट यहाँ पे है, तो इनमें से 2 प्रश्न है, तो दोनों में से कोई एक का आप उत्तर दो जो आपको आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोला रहता है कि एक प्रश्न का उत्तर दो, और ये 3 मार्क का होता है।
क्लियर। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क है और यहाँ पे ख है। क में ये लेखकों का जीवन परिचय 5 मार्क का, इसमें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का और एक जयशंकर प्रसाद, 3 लोगों का याद आपको है, आपका काम हो जाएगा, यहाँ 5 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का और सूरदास का मैंने बताया है, इन 3 लोगों का, और एक किसी और का आप याद कर लो, आपका यहाँ से भी 5 मार्क फिक्स हो जाएगा, सिंपल। चलो उसके बाद यहाँ पे एक पठित आपके मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया वो कोई श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में ना है, उस श्लोक भाई 3 ठे याद कर लेना, क्योंकि उधर जो 2 श्लोक पूछा था उसको नहीं, यहाँ पे कोई अलग श्लोक लिखना पड़ेगा, तो आपकी भाग खराब रही। अगर मान लो 2 ही याद की हो तो दोनों वहाँ पे फंस जाएगा, संदर्भ हिंदी अनुवाद में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 3 याद कर लो कि 2 फंस भी जाता है तो एक यहाँ बचा रहेगा, तो आप लिख दोगे। बाकी यहाँ पे देखो 8वां प्रश्न है, यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी श्लोक, यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाला कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको मतलब जो भी याद है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये संस्कृत उत्तर वाला, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न करने का आपको 2 मार्क मिलेगा, कोई 2 ही प्रश्न करना होगा 4 में से। चलो मैं तो चारों को सॉल्व करा देता हूँ। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, भाई वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है भाई, ठीक है, तो वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति, ठीक। ग्रामीणस्य प्रहेलिकायां किम उत्तरम आसीत्, यानी जो ग्रामीण था उसकी पहेलिका का क्या उत्तर था भाई, तो ग्रामीणस्य पहेलिकायां उत्तरम पत्रम इति आसीत्, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। कारागारम एव मम गृहम इति कह अवदत्, यानी कारागार मेरा घर एक तरह से है, यह किसकी मतलब उक्ति थी या किसने कहा था, तो भाई ये तो आपका चंद्रशेखर ने कहा था, तो कारागार एवं मम गृहम इति चंद्रशेखर अवदत्, सिंपल। विद्या केन वर्धते, भाई विद्या कैसे बढ़ती है भाई, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, तो ये आपका चारों का आंसर हो गया। बाकी आपको 2 का उत्तर लिखना होगा और 1+1 यानी 2 मार्क यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ प्रश्न संख्या जो 9 है, ये आपका निबंध से संबंधित प्रश्न होगा। यहाँ देखो आपका निबंध यहाँ पे 4 टॉपिक पे दिया हुआ है, यहाँ पे आतंकवाद एवं निवारण, ठीक है, आतंकवाद कारण एवं निवारण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हर एक पेपर सेट में आता रहता है, तो और इसके अलावा स्वदेश प्रेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप तैयार कर लेना। आपके ये मतलब 7 सेटों में भाई किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, तो आप देख लेना, इन दोनों पे तैयार कर लेना निबंध, और ये 7 मार्क का होगा। यहाँ पे चलो अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला जो 10वां प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हो, यह क्या है, यह आपका पत्र लेखन है भाई, पत्र लिखना है। मान लो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, मतलब 2 अथवा में कर 2 दिया रहेगा, यहाँ पे किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा। पहला है कि आपके पिताजी फैक्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, आप भी 15 दिन अस्पताल में रुककर उनकी देखभाल करते रहे, इस अवधि में विद्यालय न जाने के कारण आपका नाम काट दिया गया, दोबारा प्रवेश पाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ये टॉपिक है, ठीक। और उसके अलावा अथवा कर यहाँ है कि उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र लिखिए। अब दोनों में से कोई एक लिखना है, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो चलो यहाँ मैं लिखाता नहीं हूँ इसको, ऑलरेडी मैं जो लक्ष्य बैच में इसका PDF है उसमें लिख कर डाल दिया है, तो लक्ष्य बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है वो भाई मतलब वहाँ पे पढ़ लेना, और बाकी इसको कभी मैं लिखवा भी दूंगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। बाकी मैं पत्र लिखना बता चुका हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, टॉपिक कोई भी दिया जाए अगर आपके पास तरीका है तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो चलो भाई ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पत्र थे, तो आप इन दोनों को तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो ये था हम लोग का पेपर, इसको हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जी हाँ मेरे दोस्त, अंत में फिर एक बार कहूँगा, जो हम लोग का बैच है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हम लोग का बैच है लक्ष्य बैच, आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर लेना। UPMSP स्टडी हमारी ऐप है, जाकर ये कल तक आपका ऑफर है, लास्ट डेट है 33%, यहाँ पे आप आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये क्लास 10 पे आओगे, आपका लक्ष्य बैच यहाँ पे 199 रुपये दिखाएगा, यहाँ से आप पेमेंट करवा सकते हो QR कोड से किसी दुकान से, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दोगे और अपना नाम लिख कर भेज दोगे, तो आपको बैच में ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो चलो मैं करता हूँ इस वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए थैंक यू।